हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टुडे इज 12 जनवरी 2017 और आइए हम देखते हैं कि आज द हिंदू के कौन कौन से आर्टिकल हैं जो जिससे हमें डिस्कस करना है। फ्रेंड, ये जो आर्टिकल है पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो आर्टिकल है जो अभी रिसेंट फेब एंड मार्च में जो इलेक्शन होने वाला है 5 स्टेट में, उसके ऊपर वेस्ट है और इसमें ये बताया गया इलेक्शन और रेफरेंडम के बारे में, तो इसको हम डिस्कस करें। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है जो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा है उन्होंने लास्ट अपना स्पीच दिया है उससे ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये वही आर्टिकल डिमोनेटाइजेशन बेस्ड है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो आर्टिकल है चंपारण मूवमेंट और अभी करंट में जो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये स्लाइटली हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल है इंडिया और चाइना रिलेशन के लिए रिलेशन बेस्ड है, और इंडिया अपनी जो भी डिग्निटीज है, जो भी अपनी पहचान है वर्ल्ड में हो रहा है और चाइना से पीछे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बेस्ट है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, पहला जो आर्टिकल है जो फेयरवेली द मैसेज, जो यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा है उन्होंने अभी अपनी लास्ट स्पीच दिया है अमेरिकन पीपल्स के ऊपर। उन्होंने इसमें ये हाईलाइट किया है कि वो अपनी टॉप जो अचीवमेंट्स है और क्या क्या जो इकोनॉमिक को राइज किया है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो इकोनॉमिकल इक्वालिटीज है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन फ्यूचर में, इनस्टेबिलिटी बना सकती है पीपल्स के बीच में। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, जो भी वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है आज वो पिछले 10 साल में सबसे कम है, और इंडिया जो यूएस है फिर से अपनी इकोनॉमिक को गेन कर चुका है, वो बढ़ रहा है अपने इकोनॉमिक पर। फिर यूएस बराक ओबामा ये भी बताते हैं कि जो उनकी थोड़ी सी रिलेशनशिप जो है रशिया और चाइना को बीच में स्टेबल करने में वो उतने कामयाब नहीं हो पाए, बट इन फ्यूचर्स इस चीज को एक चैलेंज मानते हुए और जो भी आने वाले प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो इस पर कौन सी पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड, और बराक ओबामा उन्होंने ये भी बताया जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कैसे उन्होंने ओसामा बिन लादेन को और यूएस टेरर को खत्म किया है बहुत हद तक। फिर ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है। ओके, फिर ये जो अगला आर्टिकल है इलेक्शन और नॉट अ रेफरेंडम। सबसे पहली चीज, जो रेफरेंडम होता है क्या है? रेफरेंडम एक पब्लिक ओपिनियन होती है जिसे गवर्नमेंट पूछती है कि आप इस चीज के लिए सहमत हैं या फिर नहीं। उनकी ओपिनियन यस और नो के फॉर्म में ही सिर्फ होता है, बट इट्स नॉट अ रेफरेंडम। एज हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक और कंट्री है, और यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू ही गवर्नमेंट चूज किया जाए, चाहे वो स्टेट्स में हो या फिर सेंट्रल में हो। जैसे कि आप फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा एंड उत्तराखंड में इलेक्शन होने वाला है, और इसमें ये चीज देखना है कि हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जीतती है तो इससे ये माना जाएगा कि हाँ, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को एक्सेप्ट किया है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बट एक तरफ बात होती है रेफरेंडम इलेक्शन की, तो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी सिटीजन हो वो बात करते हैं इश्यूज पर, वो पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, वर्क करती है उनसे। जो अगर बात करें रेफरेंडम की, तो जैसे यूरोप में एक रेफरेंडम हुआ था कि हाँ, जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहता है कि नहीं, उन्होंने अपनी सिटीजन से पूछा था लास्ट ईयर, तो बहुत सारे ने रहने से मना किया था और कुछ ने रहने वहां रुकने के लिए बोला था। तो ये रेफरेंडम, बट रेफरेंडम इज नॉट अ बिल और नॉट अ लॉ। ये बस एक ओपिनियन होता है, बस वो होता है, उसके बाद वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन हो जाता है कि क्या उसको फॉलो करे या ना करे। इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ, रेफरेंडम को ही एक्सेप्ट किया जाए। अब देखना है कि हाँ, जो भी सिटीजन है वो डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट को वो पॉजिटिव वे में लेते हैं, नेगेटिव वे में लेते हैं, और वो कैसे इन 5 स्टेट में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर अपना पॉइंट देते हैं। फिर बात होती है कि जो भी वहां पर सिविल सोसाइटी के रोल है वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी होती है वो हमेशा इलेक्शन टाइम में डिबेट में रहते हैं कि इंडिया में जो भी इलेक्शन होता है मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बट मेनली 2 पार्टी सिस्टम जैसे कांग्रेस एंड बीजेपी को ही फोकस किया जाता है। बट इन सब स्टेट पंजाब में आप भी चुनाव लड़ रही है, बस पार्टी तो बहुत होती हैं बट हाईलाइटेड 2-3 ही पार्टी हैं अभी। तो ये देखना है कि हाँ, किसको पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग
कैंडिडेट मिलते हैं और कौन अपने स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर बना रहा है। और ये भी यहाँ पर होता है जो भी वोट मिलते हैं कैंडिडेट को, आई मीन कि सिटीजन वोट करते हैं, वो सोचते हैं क्या ये सही है ये गलत है, फिर वो वोट देते हैं। और अब ये डिसाइड करेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में जो भी रिजल्ट आएंगे मार्च में, तो इससे ये पता चलेगा कि बीजेपी आ रही है। तो काफ़ी अच्छे से डिमोनेटाइजेशन एक्सेप्ट किया गया है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है द चंपारण एग्जाम्पल मेनली ये शो करता है कि आज की जो पॉलिटिकल एरेना है और उस समय जब आज से 100 ईयर बैक में महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट पॉलिटिकल एरेना स्टार्ट की थी, वो कितना डिफरेंट हो चुका है। आज लास्ट ईयर जो 2016 था वो काफ़ी जगह डिविजननेस था, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर हाईलाइटेड था। जो साल स्टार्ट हुआ था उसमें जेएनयू के स्टूडेंट के स्लोगन्स को लेकर, लास्ट में डिमोनेटाइजेशन को लेकर इंड हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फैक्टर है कि हाँ एक समय था जब महात्मा गांधी जी थे और उन्होंने कैसे कंट्री, अपने देश को आज़ादी के लिए सारे सिटीजन्स को एग्री किया और सब आज़ाद हमारा कंट्री हुआ। ओके फ्रेंड, बात यह है कि हाँ महात्मा गांधी जब थे उन्होंने चंपारण मूवमेंट 100 ईयर्स बैक में स्टार्ट किया था और उसमें जो भी पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स थे, किसान से प्रॉब्लम थे, जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था उसको हाईलाइट किया था। वो सबको एक साथ लेकर चले थे। ऐसा नहीं कि हाँ वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले थे जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी गुस्सा आ जाए, क्योंकि महात्मा गांधी तो बस पीजेंट मूवमेंट के स्टार्ट वो कर चुके हैं। अगर वो किसी अदर पार्ट में चले जाते हैं तो फिर वहाँ पीजेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो सबको साथ में लेकर चले थे। उन्होंने कोई भी स्ट्राइक नहीं किया, कोई भी सत्याग्रह नहीं किया, कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स को ब्रेक नहीं किया था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उसको सजेस्ट किया कि हाँ पुलिसमैन को भी आप बोलिए कि हाँ वो पीजेंट की प्रॉब्लम को समझे और उस कोई रूल्स बनाए कि हाँ जिससे इनसे दूर हो सके। और इसी रिपोर्ट के अनुसार बाद में जो इंडोगा की जो खेती होती थी फार्मर, वो उसको बंद हो गया और पीजेंट को काफ़ी राहत मिली। और गांधी जी एक सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि जो भी फ्रस्ट्रेशन है लोगों की वो पॉलिटिकली बाहर आए और गवर्नमेंट इसको जाने। बट वो हमेशा यही करते रहे कि हाँ इससे कोई भी लॉ जो है वो ब्रेक ना हो। वो हर चीज़ को सपोर्ट करते रहे। और विक्ट्री की रही बात, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा कामयाबी कि बिना किसी हार्म किए हुए, आई मीन किसी को भी गवर्नमेंट को हार्म नहीं हुआ। और बात करें कि हाँ गांधी जी ये पब्लिसिटी के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके बाद गांधी जी को पीजेंट का इस बात के लिए गवर्नमेंट ने पीजेंट की कंडीशन के लिए इंक्वायरी बैठाया। उसके बाद गांधी जी को पीजेंट का रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया। ये आधी विक्ट्री थी, बट यहीं पे समाप्त नहीं हुआ और लास्ट में इंडिगो कल्टीवेशन पर रोक लग गई और पीजेंट के लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री थी। और इस चीज़ के लिए गांधी जी हमेशा याद किए जाते हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट मार्च था, साइलेंट मार्च था और इसमें कोई भी स्ट्राइक नहीं था, कोई भी हार्म नहीं था। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट होता है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते हैं कंट्री। ओके फ्रेंड, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है मिसिंग द एशियन टेलविंड, ये आर्टिकल मेनली फोकस करता है इंडिया और चाइना। जो इंडिया पास्ट में कितना रिच था और चाइना आज जो इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ उभर रहा है उसके बारे में। अगर हम बात करें 1757 में, इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया से जो भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में होते थे और इंडिया सबसे ज़्यादा अमीर था। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने दीवानी ऑफ बंगाल लागू किया जिससे इंडिया काफ़ी एक्सप्लॉइट हुआ इकोनॉमिकली। फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसको लूट किया और उसके बाद कॉलोनाइजेशन आया। फिर अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज क्वाइट रिचर देन द चाइना, बट नाउ द चाइना इज 5 times रिचर देन द इंडियन इकोनॉमी। ओके फ्रेंड, अगर यही एस्टिमेट रहा और रिपोर्ट ये बताती है कि अगर चाइना इसी तरह ग्रो करते रहा तो वो 2050
50 तक यूएस इकोनॉमी को भी क्रॉस कर जाएगा। अगर हम बात करें इंडिया क्यों पीछे है कुछ फील्ड में, तो इंडिया ने अभी छबाड़ पोर्ट पर कुछ साल पहले $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। वहीं चाइना ने सीपेक के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए $46 बिलियन इन्वेस्ट किया है गद्दार पोर्ट पर, और वो जो कि सिर्फ 100 माइल्स दूर है गद्दार पोर्ट से। और अगर इंडिया ये बोलना चाहता है कि हाँ वो सारे कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस है, बट ये एक बात सही नहीं है। सिर्फ वो ये बोल सकता है कि हाँ उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ भूटान पर है। भूटान काफी छोटा सा देश है, इंडिया पड़ोसी देश है। और इंडिया अपने आप को सीपेक से दूर रखते हुए वो पूरे एशिया से आइसोलेट हो रहा है, क्योंकि सीपेक को सपोर्ट करते हुए रशिया ने भी सपोर्ट किया हुआ है। 2013 में चाइना ने इस चीज को लॉन्च किया था, और इसमें अप्रॉक्स 2/3 ऑफ द ग्लोबल वेल्थ एशिया में इन्वेस्ट आ रहे हैं, लिंक हो सकते हैं, एशियन मार्केट से जुड़ सकते हैं। अगर इंडिया अपने आप को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इकोनॉमिक के फील्ड में, तो उस कैसे आइसोलेट होकर हो सकता है, जैसा कि टारगेट है कि $100 ट्रिलियन इकोनॉमी 2032 तक अडॉप्ट करने के लिए। तो बट नीति आयोग के पास ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है, अपॉर्चुनिटीज की कमीज भी है, ग्लोबल फोर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन उतना सेफ्ट नहीं है। तो एक पॉसिबल नहीं है कि हाँ अपने आप को आइसोलेट करके ट्रेड से कैसे भी अचीव करें। बट इंडिया से फोकस कर रहा है कि हाँ पाकिस्तान से इग्नोर ट्रेड, पाकिस्तान पर एंटी टेररिज्म काउंटर अटैक के लिए और इग्नोरिंग ट्रेड विद पाकिस्तान। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है इंडिया के लिए, अनइफेक्टिव हो सकता है। वैसे जो चाइना का री इमर्जेंस हुआ है इकोनॉमिक के फील्ड में, वो यूएस की ग्लोबल पावर को भी डाउन कर रही है, और वो काफी आगे बढ़ रहा है। और बात करें बराक ओबामा के यूएस प्रेसिडेंट, वो फेल्ड हो चुका है री इमर्जिंग ऑफ यूएस बिकॉज ऑफ ट्रांस-पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप। अगर सीपेक बन जाता है तो इससे यूएस के ट्रेड पर काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में उन्होंने ओबामा ने यह भी बोला कि हाँ यूरोप को बाहर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो चाइना है ग्लोबली इकोनॉमिक रूल काफी चेंज कर रहा है और सारे देश से कनेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें तो सीपेक के थ्रू वन बेल्ट वन रोड जो भी है उससे 65 कंट्रीज जुड़ रहे हैं, और इसके साथ 75% ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस लिंक्ड होंगे, और इन्वेस्टमेंट लगभग $4 ट्रिलियन है, जो कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड जीडीपी के कवर कर रहा है। अब बात यह आता है कि चाइना जो है राइवल है या पार्टनर, क्योंकि यूएस हो या रसिया हो, चाइना हो या फिर साउथ एशिया, सभी को पाकिस्तान की जो टेरर है उससे बचना है। पाकिस्तान आई मीन कि इंडिया तो बोलता ही है, बट टेररिज्म के फील्ड में पाकिस्तान से इन सबको भी खतरा है। बट अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमिक पर फोकस करना है, ग्लोबल इकोनॉमिक को बूस्ट करना है, तो वो ये एनएसजी में मेंबर्स के अलावा को छोड़, मकसूद और अजहर को छोड़, कोल्ड वार मिलिट्री लॉजिक को फोकस करते हुए इकोनॉमिक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया को अपनी चाइना का साथ देना चाहिए, और इस वन बेल्ट वन रोड में भी इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। अभी चाइना ने अपनी टारगेट रखी है कि 2020 तक वह उसकी जीडीपी डबल करनी है, जो कि 2010 में 2010 में जितनी जीडीपी थी उसे डबल करने की टारगेट है। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल इसलिए सोच रहा है कि पॉसिबल है कि वन बेल्ट वन रोड को कंसीडर करके सोच रहा है। 2015 में मोदी एंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट जी ज्वाइंटली स्टेटमेंट दिया था कि हाँ वो ये दो कंट्री वर्ल्ड में को काफी ज्यादा रोल करेंगे, टू मेजर पोल्स इन द ग्लोबल आर्किटेक्चर। वैसे भी है ये दो कंट्री। उन्होंने ये भी ऑफर किया था कि हाँ इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए, बट एलओसी के थ्रू पास होते हुए जो सीपेक बन रही है, आई मीन वन बेल्ट वन रोड, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है कि हाँ। बट ये बात आती है कि हाँ कि आने वाले टाइम में वन बेल्ट वन रोड और डिजिटल सस्टेनेबल एशिया कंपोनेंट, ये इसके थ्रू द ग्लोबल लीडरशिप काफी ज्यादा वर्ल्ड की शेप दे सकते हैं।
और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने बस यही सोचते रहें कि हाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को और हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो सकती है। और बस अभी यही दिखना है कि हाँ आने वाले टाइम में क्या होता है। इंडिया फिर से 1757 वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री के नाम पर जाना जाएगा, या फिर ऐसे ही काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते रहेगा। Okay friends, stay tuned on the channel, subscribe this channel, and thanking you.